प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग घटना चक्र के पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये इतिहास का घटना चक्र है और ये हमारा पार्ट 10 है। और इसमें हम मौर्य काल के युग की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये अशोक ने की थी। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीयुक्त और केरलपुत एवं ताम्रवर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा जाता था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये हुए हैं द्वितीय मुख्य शिलालेख से। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य और सतीयुपुत, केरलपुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, तो ये अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि भागों का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनामप्रिय की उपाधि। अशोक 269 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है 2 एवं 3 यानी कि दीपवंश और महावंश। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मुगलिपुत तिस्स नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे अशोक और दशरथ। अशोक और दशरथ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य शासकों अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानांप्रिय की उपाधि धारण करता था। रज्जुक थे, तो ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर
आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। सार्थवाह किसे कहते हैं थे? तो ये व्यापारियों के काफिले को कहते हैं थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो ये अग्रहारिक। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी है युक्त। ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजूक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बनुए पत्थर से निर्मित है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ये सांची को। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि भरहुत का स्तंभ मध्य प्रदेश के सताना जिले में स्थित है, जिसकी तिथि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 के कूट को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे प्रथम में स्थान है और सेकंड में भग्नावशेष या फिर स्मारक भी कहते हैं भग्नावशेष को। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ स्थित है। कुशीनगर में राणाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहित महेद स्तूप स्थित है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो हमको नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो ये सबसे पहले जो है गया गए थे, फिर कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और सबसे लास्ट में श्रावस्ती। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बोधगया की यात्रा की थी। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत भाषा है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाज, गढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौले, चौगढ़, एरागुड़ी तथा सोपारा। अशोक की अधिकांश
अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामीक में एक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरेकोना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषिक यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो ये शाहबाजगढ़ी का अभिलेख और कौन सा था, ऊपर हमने 2 शाहबाजगढ़ी मानसेरा का और ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में है। बाकी सारे प्राकृत यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो ये पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेख पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। ये जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। फिर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? डिसाइफर तो जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो ये अनुराधापुर में पता चला। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता अनुराधापुर में चला है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिल रहा है, जिसके नाम इस प्रकार है: पिपर हवा, सोहगौड़ा और महास्थान। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर से लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैनसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्य जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वह है प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुता एवं उडगोमल गोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो ये मास्की की लघु शिलालेख में। निम्नलिखित अभिलेख में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वो गुर्जरा में। अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुतर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। नेतुर और उडगोमल मास्की, गुर्जरा में। अशोक का रोमन देवी स्तंभ निम्न संबंधित है।
तो बुद्ध के जन्म से, अशोक का रुम्न देवी स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रुम्नदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह उज्जैन से भरूच जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़ता था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो क्वीन स्तंभ, भापरू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी, तो ये कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो ये शिलालेख 13वें में है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो शिलालेख 12वें। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है, तो उनमें 2 और 13 शिलालेख। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीय पुत एवं केरल पुत सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो ये सातवाहन में। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो ये स्तंभ अभिलेख 5वें। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने पर तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया गया। तोते, मैना, अरुणा, जंगली बत्तख, नंदी मुख, चमगादड़, रानी चींटियाँ, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए ना जाते हो और अन्य किसी काम ना आते हो। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिथि और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, मेढ़ों, सूअरों तथा अन्य जानवरों को वधिया न किया जाए।
तिथ्य पुनर्वसु और ऋतुओं की इस पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को ना दागा जाए, अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो वो मिस्र का शासक था। मौर्य शासनकाल अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस द्वितीय थी और सीरिया का शासक तुर्मा या तुर्मार अंतकीनी गोनादास मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा मग साइरिन का शासक अलेक्जेंडर एलेक्जेंडर स्पाइरस या स्पीरस का राजा। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ये मौर्य। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगौरा ताम्रपत्र। गोरखपुर जिले में से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त वहास्ताद अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3वीं सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका सही उत्तर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। मौर्यकालीन शासकों में धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। इसका सही उत्तर ए सही है परंतु आर गलत है। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजोत्तर सातवाहन के समय के अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों में धार्मिक आधार पर कोई भूमिदान स्वरूप नहीं दी गई। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। अतः कथन ए सही है जबकि आर गलत है। कारण आर गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो वो 7 श्रेणियों। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है।
निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो वो मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इंडिया का मूल लेखक था मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी किया गया था? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से ही था। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी है? तो ये जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तथा हिंदू तक साम्राज्य, यानी कि संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरावत, अवंतीरट, कलिंग, दक्षिणावत राज्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय यवन, हिंद यवन शासकों के है। तब मौर्य नरेशों के संबंध में ए, सी तथा डी सत्य है। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रनोमय जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा अकराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।